यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में हम चैप्टर नंबर 5 का वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या था, सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा आंतरिक प्रतिरोध, इस टॉपिक चारों टॉपिकों की हमने अच्छे से परिभाषा की थी और इस टॉपिक को अच्छे से समझा था। जो आज हम करेंगे वो करेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध और सेलों का संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो आज का टॉपिक हम अभी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। विद्युत वाहक बल को लिखते हैं E से, टर्मिनल वोल्टेज को V से, आंतरिक प्रतिरोध को R से। EV तथा R में संबंध परिभाषा आपको अच्छे से बता दी गई थी। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब सेल खुले परिपथ में हो तथा सेल से कोई धारा नहीं ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अब बात करते हैं टर्मिनल वोल्टता की। टर्मिनल वोल्टता होती है कि जब सेल बंद परिपथ में हो तथा सेल से धारा ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को हम सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य के आयन होते हैं वो आवेश प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये जो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज दोनों का मात्रक है वोल्ट होता है। अब हम इसमें संबंध स्थापित करेंगे, EV तथा R में संबंध क्या होता है। देखना, ये अपने पास एक सेल है, ये इसका प्लस इलेक्ट्रोड है और ये इसका माइनस इलेक्ट्रोड है। धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और यह है विद्युत वाहक बल इसका E। यानी कि ये एग्जाम्पल के लिए कल हमने बताया था कि ये 40 वोल्ट है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि हम कोई बाह्य प्रतिरोध इसके ऊपर नहीं लगा देते। तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और इसका विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, इसके आगे ही जुड़ा होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का निरूपण हम इस प्रकार से करेंगे, सेल के साथ में ही क्या जुड़ा रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल r से। एक जुड़ा रहता है इसके साथ में बल्ब या बल्ब, जिसका हम प्रतिरोध मान सकते हैं कितना है, कैपिटल R है। यह है कैपिटल R इसका प्रतिरोध। यह प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। और ये सेल है, याद रखना, ये सेल का निरूपण हम इस प्रकार से करेंगे। ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और ये बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बल्ब है जिसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना है, R है, कैपिटल R। अब जैसे ही सेल से धारा प्रवाहित होगी, ये प्लस है, धारा प्लस से माइनस की ओर, जैसे ही यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी I और I, तो ये धारा यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न करेगी। तो इस प्रतिरोध R के ऊपर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा इस धारा के कारण, क्योंकि हमें पता है V बराबर कितना होता है, I इंटू में R। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। धारा इस प्रकार से आ रही है और ये धारा यहाँ तक आएगी, तो यहाँ पर भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, एक विभवांतर यहाँ पर और एक विभवांतर यहाँ पर। यानी कि जो अपना विद्युत वाहक बल E है, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न होगा और एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो विभवांतर होता है V बराबर I R, तो
इसका विभांतर हो जाएगा ये I इंटू में R प्लस ये विभांतर है I इंटू में स्मॉल r। ये E है, इसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और इसको बोला जाता है टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। और ये है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। अब E इक्वल टू आई आर, आई आर को हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टता को V, तो ये आ गया V प्लस आई आर। अगर हम V इक्वल टू करेंगे अपने पास तो आएगा E माइनस आई आर। तो ये अपने पास तीनों में संबंध होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सेलों का संयोजन, उसमें यह फॉर्मूला सबसे ज़्यादा, इसी फॉर्मूले को हम काम में लेंगे V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो पहले देखना इसको एक बार और समझते हैं, बाद में हम सेलों का संयोजन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास सेल है, तो सेलों को जो निरूपित किया जाता है वो इसका विद्युत वाहक बल E है और इसके साथ में लगाते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल का निरूपण होता है, सेल के साथ में लगाया जाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर लगा दिया है आंतरिक प्रतिरोध और इसको जोड़ दिया है एक बल्ब से जिसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। अब जैसे ही सेल में यहाँ पर एक कुंजी भी लगा सकते हो आप, इस कुंजी को ऑन करेंगे जैसे ही हम, इसमें धारा बहनी स्टार्ट हो जाएगी। अब धारा बहनी स्टार्ट होगी तो इस बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। धारा बहते ही धारा के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा धारा के कारण। अब इसी प्रकार ये जो आंतरिक प्रतिरोध है R, इसके ऊपर भी विभवांतर उत्पन्न होगा इस धारा I के कारण। यानी कि जो विद्युत वाहक बल है अपना, वो दो भागों में यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक तो टर्मिनल वोल्टता और एक इसका आंतरिक प्रतिरोध। ए इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू में स्मॉल आर। अब ये आई इंटू में आर है टर्मिनल वोल्टता, ये है आंतरिक प्रतिरोध और यह है विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टता को हम लिखते हैं V से और आई इंटू में आर। अगर V बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा E माइनस का आई आर। तो ये अपना फॉर्मूला है कि, और ये जो बाह्य प्रतिरोध और ये आंतरिक प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो आप ये बात भी लिख सकते हो कि बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध है वो दोनों के दोनों, ये भी श्रेणी क्रम में है और ये भी श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो ये फॉर्मूला V बराबर E माइनस आर को आप अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला आ गया है V बराबर E माइनस आई आर। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक अपना सेलों का संयोजन। तो देखना अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। इससे पहले हमने प्रतिरोधों का भी संयोजन किया था, और प्रतिरोधों का संयोजन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। उसी प्रकार से सेलों का संयोजन भी दो प्रकार का होता है, एक तो समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह मुख्यतः है दो प्रकार से होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन या फिर हम इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन।
अब हम ये 1 नंबर अपना श्रेणी क्रम संयोजन इसको करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन देना नाम से पता चल रहा है श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि एक के बाद एक सेल आपको लगाना है श्रेणी के रूप में, उसी को हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि एक के बाद एक सेल अगर लगे हुए हों तो वो अपना श्रेणी क्रम संयोजन बन जाता है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं अपने पास ये सेल है और सेल के साथ में आपको पता है प्रतिरोध है वो लगाया जाता है। एक सेल ये है, ये इसका है पॉजिटिव सिरा और ये है नेगेटिव सिरा। इस सेल के आगे हम लगाएंगे एक दूसरा सेल, तो दूसरे सेल का पॉजिटिव सिरा हम जोड़ेंगे। याद रखना ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये दूसरा सेल जोड़ दिया है। अब इसी प्रकार इस नेगेटिव से तीसरे सेल का पॉजिटिव जोड़ देंगे। ये प्लस और ये माइनस, तो ये 3 सेल यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगा दिए गए हैं। देखना किस प्रकार से लगाया है। ये जो प्रथम सेल है ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका नेगेटिव सिरा है, तो प्रथम सेल के नेगेटिव सिरे को दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जोड़ना है। इसी प्रकार दूसरे सेल के नेगेटिव सिरे को तीसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जोड़ना है। इस प्रकार से श्रेणी के रूप में एक के बाद एक अगर सेल अगर जुड़े हुए हों तो उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। देख लेना ये माइनस से दूसरे का प्लस जुड़ा हुआ है, दूसरे के माइनस से तीसरे का प्लस जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आगे तक ये क्रम चलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु ए है और यहाँ पर है बिंदु बी और यहाँ पर है बिंदु सी और यहाँ पर है बिंदु डी। ए बी के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है, बी सी के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है और सी और डी के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है। अब इसमें प्रवाहित हो रही है सेलों के कारण धारा आई और धारा आई और धारा आई। जैसे कि यह श्रेणी क्रम संयोजन है, आपको बस वही ट्रिक याद रखनी है। अगर रास्ता बदल रहा है तभी धारा का मान बदलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो रास्ता नहीं बदल रहा है, तो जो धारा इस सेल में आएगी वही आई इसमें और वही आई इसमें, यानी कि इसमें धारा का मान है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर रास्ता चेंज होता तभी धारा का मान बदलता। इसमें आप देख सकते हो रास्ता है वो चेंज नहीं हो रहा है तो धारा का मान नहीं बदलेगा, धारा का मान समान रहेगा। जबकि बिंदु बदल रहे हैं, ए और बी के बीच में अलग सेल जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में अलग सेल और सी और डी के बीच में अलग सेल, इसलिए विभवांतर का मान इसमें बदलेगा जबकि धारा का मान नहीं बदलेगा। क्योंकि धारा का मान तभी बदलता है जब रास्ता चेंज होता है और विभवांतर का मान तभी बदलते हैं जब बिंदु चेंज होते हैं। तो इसमें बिंदु चेंज हो रहे हैं तो विभवांतर अलग अलग होगा, रास्ता चेंज नहीं हो रहा है तो धारा का मान चेंज नहीं होगा। तो इसमें धारा आई रहेगी और विभवांतर अलग अलग रहेगा। ठीक है। इस सेल का जो हम विद्युत वाहक बल ये मान लेते हैं E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R1। इसी प्रकार इस सेल का विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E2, आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R2। इसी प्रकार जो तीसरा सेल है इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E3 और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R3। ठीक है। और इस सेल को प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध R से। बाह्य प्रतिरोध R से सेल को हमने जोड़ दिया है। अब इसके तुल्य परिपथ अगर हम बनाएं, तुल्य परिपथ, इसके तुल्य परिपथ बनाएंगे, यानी कि ये जो 3 विद्युत वाहक बल जो लगे हुए हैं, 3 सेल लगे हुए हैं, उसका काम एक अकेला सेल करेगा, उसको हम बोलेंगे तुल्य परिपथ। ये प्लस
ये माइनस आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ये बाह्य प्रतिरोध है यहाँ पर। अब देखना ये जो सेल लगा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल क्या आएगा, ई तुल्य आएगा। यानी कि ई तुल्य का मतलब क्या है, ये जो E1 E2 E3 का काम है ये अकेला ई कर रहा है, और ये जो R है आंतरिक प्रतिरोधी आएगा R तुल्य। यानी कि जो R1 R2 R3 का काम ये R अकेला कर रहा है, और इसमें धारा बह रही है I, और ये किसके बीच में लगे हुए हैं, A और D के बीच में। यानी कि इसके तुल्य हमने इस परिपथ को बना लिया है। तो इसको देखना एक बार और समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है कि एक के बाद एक आगे जुड़े हुए हैं, उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये सेल हमने एक जोड़ दिया है, इस सेल का विद्युत वाहक बल A1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। क्योंकि सेल को हम निरूपित इस प्रकार से करेंगे, विद्युत वाहक बल के बाद में आंतरिक प्रतिरोध लगाएंगे, तो ये एक सेल पूरा हो गया है। तो ये अपना एक सेल है जो A और B के बीच में लगा हुआ है। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, विद्युत वाहक बल E1 है। दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है, विद्युत वाहक बल E3 है। तीसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R3, विद्युत वाहक बल है E3। ठीक है। अगर रास्ता चेंज हो तभी धारा का मान बदलेगा। तो इसमें रास्ता चेंज नहीं हो रहा है, एक ही रास्ते के ऊपर स्थित है तीनों के तीनों सेल, तो इसमें धारा का मान नहीं बदलेगा, तो धारा इसमें आई बहेगी। जबकि अगर बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान बदलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो A और B के बीच में अलग लगा हुआ है सेल, B C के बीच में अलग लगा हुआ है, C और D के बीच में अलग लगा हुआ है, इसलिए विभवांतर का मान इसमें चेंज होगा, जबकि धारा का मान चेंज नहीं होगा। आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम हो, चाहे वो सेलों का हो चाहे प्रतिरोधों का हो, किसी का भी अगर श्रेणी क्रम संयोजन हो तो उसमें याद रखना धारा का मान है वो नहीं बदलेगा, जबकि विभवांतर का मान है वो चेंज होगा। संयोजन श्रेणी क्रम होना चाहिए, चाहे वो प्रतिरोधों का हो चाहे वो सेलों का हो। अब देखना इसको हम स्टार्ट करेंगे। तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला यहाँ पर हम स्थापित करेंगे। तो देखना सबसे पहले ये जो प्रथम सेल है इसके लिए, प्रथम सेल के जो विभवांतर आएगा अपने पास वो कितना आएगा, V = A - IR। यहाँ पर विभवांतर है वो चेंज होता है, तो विभवांतर V1 विद्युत वाहक बल है E1, धारा चेंज नहीं होगी, आंतरिक प्रतिरोध R1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरे सेल के लिए तो दूसरे सेल के लिए विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, V2 = E2 - IR2। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमें पता है ये संबंध हमने निकाला है, V = E - IR, विभवांतर है वो चेंज होता है, तो V1 और ये आ गया विद्युत वाहक बल E1, धारा है वो समान रहेगी I, और आंतरिक प्रतिरोध R1। इसको समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब तीसरे सेल के लिए तो तीसरे सेल के लिए करेंगे तो V3 = E3 - IR3। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब तुल्य परिपथ से यानी कि अब जो V1 V2 V3 था उसका काम अकेला V करेगा, तो V = E की जगह आ जाएगा E तुल्य - IR तुल्य। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। ये इस तुल्य परिपथ से आया है, यानी कि विभवांतर V1 V2 V3 था उसका काम अकेला V करेगा, तो V आ गया है। E - IR, तो E तुल्य, धारा समान रहेगी, और R तुल्य। ठीक है। V = E तुल्य - IR तुल्य। अब देखना परिपथ से हम लिख सकते हैं V = V1 +
V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो विभवांतर है वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। तो V इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम मान रख देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने पर 1, 2, 3 से मान रखेंगे इस समीकरण में। तो V इक्वल टू V1 का मान है E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस V2 का मान है E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2 प्लस V3 का मान है E3 माइनस IR3। तो V इक्वल टू E1 को हम पहले लिख लेते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3। अब लिख लेते हैं माइनस का IR1, माइनस का IR2 और माइनस का IR3। ठीक है यहाँ तक। अब देखना आगे, V इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस, इसमें I कॉमन आ गया है, I को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 की अगर हम तुलना करेंगे तो V से V कट गया, E तुल्य इक्वल टू आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस माइनस I से I कैंसिल, R तुल्य इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। पहले इसको एक बार और समझते हैं। देखना, ये अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सेल जुड़े हुए हैं 3, E1, E2 और E3, आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 और R3। ये इसके संगत हमने तुल्य परिपथ यहाँ पर बना लिया है। अब प्रथम सेल के लिए अगर हम विद्युत विभवांतर देखेंगे तो प्रथम सेल के विभवांतर कितना आएगा, V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1, क्योंकि अभी संबंध हमने थोड़ी देर पहले किया है V, E तथा R में संबंध। तो V इक्वल टू आ गया E माइनस IR1, विभवांतर अलग अलग है। तो V1 विद्युत वाहक है इस सेल का E1, धारा है समान और आंतरिक प्रतिरोध R1। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए, इसी प्रकार तीसरे के लिए और इसी प्रकार तुल्य परिपथ से। अब हम परिपथ से लिख सकते हैं कि जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो 1, 2, 3 से हमने मान रखा है, तो अपने पास ये समीकरण आ गया 5। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इससे आगे का यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब देखना इससे आगे का समीकरण, ये 4 है, ये 5 है। 4 व 5 की तुलना करेंगे। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो देखना V से, इस V से ये भी कैंसिल। ठीक है, ये है E तुल्य और E तुल्य की जगह यहाँ पर कितना जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E तुल्य इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब I, ये रहा I से I कट गया, R तुल्य की जगह कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यह R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यदि n सेल अगर अपने पास श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो विद्युत वाहक बल कितना आएगा, E तुल्य इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस En। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है कितना जाएगा, R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस Rn। यदि n अगर जुड़े हों तो अपने पास ये आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। अगर हम आगे इसको और निकालना चाहें, जो प्रतिरोध था अपना बाह्य प्रतिरोध R में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो भी हम इस समीकरण 5 से आगे निकाल सकते हैं।
देखना कैसे निकालेंगे। बाह्य प्रतिरोध जो लगा हुआ था, जिसका प्रतिरोध था कैपिटल आर, उसमें प्रवाहित धारा किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखना यहाँ पर है बाह्य प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा। बाह्य प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा समीकरण 5 से हम निकाल सकते हैं। ये जो V है वो किसके बराबर होता है, I इंटू आर। तो इस V की जगह हम रख देंगे I इंटू आर। ये V है, इसकी जगह रख दिया है I इंटू आर बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस, ये लगा दिया माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आई आर इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखना आगे, ये है आई आर, इसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। अब इसमें I इसमें भी है, I को कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यहाँ से अगर I निकालेंगे तो अपने पास आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 को हम लिख सकते हैं E तुल्य, ये लिख देना E तुल्य अपॉन R प्लस R1 R2 R3, इसको लिख सकते हैं R तुल्य, तो लिख देना है R तुल्य। तो ये अपने पास प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा वो आ जाएगी। तो ये अपना टॉपिक था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें जो E तुल्य आया है वो आया E1 प्लस E2 E3 और R तुल्य का मान आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो अपने पास E तुल्य का मान आ जाएगा ये और आंतरिक प्रतिरोध का मान आ जाएगा इतना। अब बाह्य प्रतिरोध R में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हम V इक्वल टू आई आर समीकरण 5 में रख देंगे। तो अपने पास में जो विद्युत धारा है वो आ जाएगी E तुल्य अपॉन R प्लस R तुल्य, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।